हेलो टू ऑल माय लिटिल साइंटिस्ट्स एंड माय कैंडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम 360 डिग्री एनालिसिस बाय कंचन तिवारी में सॉल्व करने वाले हैं 2017 क्वांटम मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो बिना लेट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि मैंने 2018 और 2019 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको भी साथ में जरूर देख लीजिएगा, जो आपके नॉलेज को इंक्रीज करने में काफी हेल्प करेगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं 2017 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम इज, we all know what is black body. We have know already a lot about black body, that what is black body, which type of theories have been given about black body radiation, but इसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है ना, इसके बारे में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विच इज कंटिन्यूअस। ठीक है, ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम होता है वो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 2, लैम्डा एम इनटू टी जो है इक्वल्स टू बी होता है, ये कौन सा लॉ है? तो देखो कट टू कट इसका आंसर है, इसका आंसर है वीन लॉ। अब लगे हाथ इसमें ऑप्शन नंबर बी जो स्टीफन लॉ है उसको भी देख लो। स्टीफन लॉ जो होता है वो होता है एमिटेंस इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, जहां सिग्मा क्या है आपका, सिग्मा जो होता है वो है आपका स्टीफन कांस्टेंट। तो इन दोनों लॉ को देख लो कि कैसा होता है, ये वीन लॉ है और ये आपका स्टीफन लॉ है। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो एक्चुअली ऑप्शन नंबर ए है। मैंने स्टीफन लॉ को भी लगे हाथ डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3, श्रोडिंगर अटेम्प्टेड द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ साइन इन द टर्म्स ऑफ। देखो श्रोडिंगर ने जो था ना, उसने साइन को क्या बताया था, उसने साइन को बोला था कि साइन जो है वो एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, उसका आंसर नंबर सी जो कि बोलता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वो आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल एक्स डेल पी एक्स आर। देखो यहाँ पे वो पूछ रहा है ना कि एक्चुअली में जो साइन है ना डेल, इसका मतलब क्या होता है। तो हम सभी मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हम जानते हैं कि इस डेल का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द सेट ऑफ ऑल वेव फंक्शन ऑफ अ गिवन सिस्टम फॉर्मिंग अ इनफाइनाइट डायमेंशनल डैश लीनियर वेक्टर स्पेस। देखो आप एक वेव फंक्शन लो, दूसरा वेव फंक्शन लो, तीसरा वेव फंक्शन लो, इस टाइप से इसको प्लस करो, इसको हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, ये आपको कई जगह सॉल्व करते हुए दिख जाएगा कि हम वेव फंक्शंस को लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर लेते हैं। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनाता है, देखो अनंत तक ये जा सकता है, लेकिन ये बनाएगा क्या, ये एक रियल लीनियर वेक्टर स्पेस बनाता है। हम सभी जानते हैं कि वेव फंक्शन क्या है, एक रियल क्वांटिटी है। तो इसका आंसर जो है वो होगा ए, रियल लीनियर वेक्टर स्पेस। ठीक है, छठवां क्वेश्चन आपको बोलता है द ऑपरेटर फॉर मोमेंटम इन क्वांटम मैकेनिक्स। वी ऑल नो कि जो क्वांटम मैकेनिक्स में मोमेंटम ऑपरेटर होता है माइनस आई एच कट डेल बाय डेल। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ x आ जाएगा, यहाँ y है तो यहाँ y आ जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, सही है। पर लगे हाथ हम एनर्जी ऑपरेटर को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उसका भी क्वेश्चन आ जाता है। तो एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है, एनर्जी ऑपरेटर इज इक्वल टू आई एच कट डेल बाय डेल टी। देखो इसमें माइनस नहीं रहेगा और इसमें डेल एक्स की जगह डेल टी रहता है। तो एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू ये होती है। अगर कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिए तो हमें पता रहेगा ना। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है, और ये क्वेश्चन जो है ना, ये मतलब मुझे भी सॉल्व करने में काफी मजा आया, तो होप सो कि आप लोग को भी मजा आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस एनर्जी रेजिंग ऑपरेटर सिग्मा इज। ठीक है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि एक डायमेंशनलेस एनर्जी ऑपरेटर है सिग्मा, जिसको हम डिनोट करते हैं। सबसे पहले देखो वो क्या होता है, सिग्मा का फॉर्मूला होता है m ओमेगा x माइनस आयोडा p अपॉन अंडर रूट 2h कट m ओमेगा। ठीक है, ये सिग्मा की वैल्यू होती है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को फिर से देखो, इसके ऑब्जेक्टिव्स बोल रहे हैं ना कि आप इस फॉर्मुलेशन को इन चारों ऑप्शंस में से किस फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट कर सकती हो। ठीक है ना, तो चलो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो चीज थी ना, इसको मैं लिख सकती हूँ 2h कट m ओमेगा की पावर माइनस हाफ, देन बची क्वांटिटी m
ओमेगा एक्स माइनस आयोडा पी। ठीक है, होप सो यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में आप आयोडा से डिवाइड करिए और आयोडा से मल्टीप्लाई करिए इस तरीके से। ठीक है, तो 2h कट m ओमेगा की पावर माइनस हाफ आयोडा आयोडा। ठीक है, डिवाइड का आयोडा रहने दो, मल्टीप्लीकेशन का आयोडा यहाँ मल्टीप्लाई होने जाएगा तो हो जाएगा m ओमेगा x आयोडा माइनस आयोडा स्क्वायर p। अच्छा देखो देखो देखो, ये मल्टीप्लाई वाला चला गया ना, सो ये आयोडा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस आयोडा 2h कट m ओमेगा माइनस हाफ, और यहां से क्या हो जाएगा m ओमेगा x आयोडा आई स्क्वायर जो होता है वो क्या हो जाता है माइनस आई, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस पी। अब जल्दी से अपने ऑप्शंस पे गौर करो और आप पाओगे कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो बना रहा है इसका एक ये फॉर्म। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है माइनस आयोडा एंड पावर माइनस हाफ एंड यहाँ बीच में प्लस का साइन, ये वाला सही है। अब लगे हाथ देख लो कि अगर इसको बोल देता कि इसको लोअरिंग ऑपरेटर के लिए सॉल्व करो, तो अगर ये लोअरिंग ऑपरेटर आप लेते ना तो इस फॉर्मुलेशन में क्या होता है, यहाँ माइनस की जगह आ जाता है आपका प्लस, तो ये हो जाता है m ओमेगा x प्लस आयोडा p अपॉन अंडर रूट 2h कट m ओमेगा। तो इस हिसाब से अगर इस तरीके से आप सॉल्व करते ना तो इसके सॉल्यूशन में क्या होता, ध्यान से देखना, मैं इसका सॉल्यूशन लिखने वाली हूं। ये हो जाता माइनस आयोडा, ये वाली क्वांटिटी हाफ में रहती 2h कट m ओमेगा की पावर माइनस हाफ, ये क्वांटिटी में बीच में माइनस आ जाता। ठीक है, तो वो क्या हो जाता m ओमेगा x आयोडा माइनस p। ये आता अगर आप इसको रेजिंग ऑपरेटर के लिए सॉल्व करती। तो फिलहाल तो क्वेश्चन नंबर 7 जो था उसका आंसर नंबर डी है। अगर इसको रेजिंग ऑपरेटर के टर्म में देता तो इसका आंसर इस तरीके से बनता, जो आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और वो बोलता है कि दिए गए फॉर्मुलेशन में, यानी कि हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर और डिराक में से कौन से फॉर्मुलेशन में आपका जो ऑपरेटर होता है वो टाइम डिपेंडेंट होता है। अब ध्यान से सुनना, इसमें ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी दोनों सही हैं। ठीक है, क्योंकि हाइजेनबर्ग की भी पिक्चर में और श्रोडिंगर की भी पिक्चर में आप जो ऑपरेटर लेते हो ना वो टाइम डिपेंडेंट होता है। ठीक है, यानी ऑपरेटर जो है वो टाइम पर निर्भर होता है, इसलिए ये क्वेश्चन मुझे हल्का सा अधूरा लगा। देखो ध्यान से सुनना, अगर आप ऑपरेटर की बात करोगे तो ऑपरेटर इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। ऑपरेटर जो होता है आपका ऑपरेटर टाइम पे डिपेंडेंट होता है, ये बात हाइजेनबर्ग ने भी कही थी और श्रोडिंगर ने भी कही थी, तो इस हिसाब से दोनों ऑप्शन सही हैं। बट स्टेट जो होता है ना, अवस्था, जो अवस्था होती है वो टाइम पे डिपेंडेंट है, ये कहा था श्रोडिंगर ने, पर आपकी अवस्थाएं जो हैं वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, ये कहा था हाइजेनबर्ग ने। तो इस हिसाब से अगर सिर्फ वो पूछ रहा है कि ऑपरेटर किस पे डिपेंडेंट है तो इसका आंसर हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर दोनों है। बट अगर स्टेट के लिए पूछता ना कि स्टेट टाइम के लिए डिपेंडेंट है या स्टेट टाइम के लिए डिपेंडेंट नहीं है, तो उस हिसाब से आपके आंसर चेंज होते। तो फिलहाल तो मैं दोनों में टिक कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली क्वेश्चन अधूरा लगा, उसको स्टेट के बारे में भी कुछ मेंशन करना चाहिए था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और जैसे कि मैं बार बार बोलती हूँ कि ये पाउली का ये क्वेश्चन ना ये विक्रम बेताल की तरह है, मतलब पकड़ लिया है पूंछ को, नहीं जाऊंगा करके। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 बार बार बता के थक गए हम लोग, और हम लोग इस क्वेश्चन को देते देते नहीं थके। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बोलता है कि LZ और Y के कम्यूटेशन रिलेशन का आंसर क्या होगा। तो फिर से कम्यूटेशन रिलेशन आ गया है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। ओके, देखो LZ जो होता है, जल्दी से बताओ LZ क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं कि LZ और Y में कम्यूटेशन निकालना है। LZ जो होता है वो होता है x py माइनस y px, y की जगह y। अब ये क्वांटिटी पहले इसको कम्यूट करेगी देन इसको भी कम्यूट करेगी। ठीक है, तो x py पहले कम्यूट करेगा y को, माइनस y px कम्यूट करेगा y को। अब देखो यहाँ भी y है, यहाँ भी आया है, शॉर्टकट टेक्निक के अकॉर्डिंग इसको हम काट देते हैं क्योंकि ये क्या है, ये ऑलरेडी आपको 0 देगा, इसलिए हम इसको काट देते हैं क्योंकि यहाँ y और y क्या है, दोनों चीज सिमिलर है। कम्यूटेशन रिलेशन के बारे में अगर आपको और प्रॉपर्टीज जानी है तो मुझे बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी ताकि आपको इसके कॉन्सेप्ट्स और शॉर्टकट ट्रिक पता चल जाए। फिलहाल हमारे पास जो बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, x py एंड y। तो इसको सॉल्व करते हैं, x py
एंड y। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं इनको शफल कर देती हूँ, y को आगे कर देती हूँ और x पी वाई को पीछे कर देती हूँ। उसके कारण मुझे सामने माइनस लगाना पड़ेगा। ये भी ऑपरेटर मैकेनिक्स का एक फॉर्मूला है जिसके बारे में अगर आप डिस्कस करना चाहोगे ये भी ऑपरेटर मैकेनिक्स का एक फॉर्मूला है जिसके बारे में अगर आप डिस्कस करना चाहोगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। फिर अब देखो, ये बोलता है कि अगर a है और b और c का ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, a कम्यूट करेगा पहले b को, c को बाहर फेंक दिया जाएगा, प्लस देन ये a क्या करेगा, ये करेगा c के साथ में और दिस टाइम b इधर सामने आएगा। तो इस हिसाब से अगर मैं यहां लगाऊं तो ध्यान से देखना मैं क्या लिखने वाली हूँ, माइनस लगा दूंगी, माइनस मेरा है y पहले x के साथ जाएगा, y गया x के साथ में, इस पी वाई को बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया गया, माइनस माइनस क्यों लगा रही हूँ, यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस इसलिए माइनस लगा रही हूँ। देन y जाएगा दिस टाइम पी वाई के साथ में और दिस टाइम x को बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो y और px कम्यूट होते हैं इसलिए कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा और यहां से क्या बचा, माइनस एक्स वाई पी वाई, और y पी वाई क्या होता है, आई एच कर। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, सही है। ओके, चलिए आधे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जो कि बोलता है द आइगन वैल्यू ऑफ LZR। कम ऑन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। LZ जो होता है वो होता है MH कट। ठीक है, LZ की जो आइगन वैल्यू होती है वो होती है MH कट। ऑन दिस नोट L स्क्वायर को भी देख लें जो कि होता है L प्लस 1 H कट स्क्वायर। तो अब मेरे ख्याल से आप भूलोगे नहीं। देखो 19, 18 और 17 में 17 मुझे सबसे इजी लगा, देन 18 एंड देन 19। तो अगर टफनेस देखा जाए ना तो 19 के क्वेश्चंस जो थे ना वो ज्यादा सॉल्व करने वाले थे। तो होप सो ऐसा मत हो, बट मे भी शायद 20 के क्वेश्चंस थोड़े टफ दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक सीख लो। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि अगर आप इस तरीके से लिखोगे, मैं क्वेश्चन को ही पढ़ देती हूँ। अगर स्पिन को हाफ बोला जाए और अल्फा स्टेट जो कि आपके एक केट के अंदर है साई हाफ एंड हाफ, उसको इस तरीके से डिनोट किया जाए तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पिन अप स्टेट। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिन अप स्टेट। तो आपके 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बोलता है कि द सेपरेशन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ सॉल्यूशन फाई इज गिवन बाय। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जो है मैंने अपने वीडियो में अपलोड करके रखा है, LZ और L स्क्वायर की आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन के बारे में। तो वहां से याद है आई एम फाई, तो दिस इज आई एम फाई ई की पावर आई एम फाई, और इसके पास एक अंडर रूट 2 पाई नाम का नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट लगता था। अब इस नॉर्मलाइजेशन को कांस्टेंट को ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 2 पाई की पावर माइनस हाफ ई की पावर आई एम फाई। और जल्दी से देखो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा 13th का सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, द एनर्जी लेवल्स ऑफ अ स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटम नंबर L वेयर L इज ग्रेटर देन 0 आर। देखो एनर्जी लेवल्स जो होती है ना, अगर आप L को लेकर चलोगे जहां L की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो क्या होती है, तो आप जानते हो कि L लेवल अगर 0 से ज्यादा हो तो उसकी इस तरीके से स्प्लिटिंग हो जाती है, -1 0 +1, या अगर 2 लोगे तो 2 के लिए क्या हो जाता है 0 -1 -2 देन 1 देन 2, L इज इक्वल टू 2 में और L इज इक्वल टू 1 में। तो सिंपली आपकी एनर्जी लेवल्स क्या होती हैं, तो इसका आंसर आएगा डीजेनरेट, है ना, डीजेनरेट। तो इसका आएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी विच इज डीजेनरेट। Question number 15, the angular part of equation 1 upon lm theta phi has the parity of। देखो ये कट टू कट क्वेश्चन है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज L प्लस मॉड m, पैरिटी का ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, 16th क्वेश्चन बोलता है सिग्मा मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज। देखो पॉलिक स्पिन मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग अगर आप एक सिग्मा मैट्रिक्स बनाना चाहते हो ना तो वो होता है S इज इक्वल टू हाफ H सिग्मा, जहां S अगर आप X के लिए लोगे तो यहाँ पे भी X आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप Y लोगे तो यहाँ पे भी पॉली का Y वाला मैट्रिक्स सिग्मा Y आ जाएगा। तो इस हिसाब से 16th का आंसर ना A होगा।
17 बोलता है द फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन एनर्जी फॉर अ नॉन डीजनरेट स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाय। अच्छा, जब हम लोग परटर्बेशन सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें जो हम लोग एनर्जी स्टेट लेते हैं तो उसका जो हैमिल्टोनियन होता है उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? तो देखो इसका आंसर नंबर सी, हम लोग हमेशा एच डैश करके लिखते हैं ना, तो वो होगा। ये भी बहुत ही छोटा सा और स्वीट सा क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, the perturbation completely removes the degeneracy in dash energy level of hydrogen atom। ठीक है, पर्टर्बेशन जो है वो कौन से एनर्जी लेवल पे हाइड्रोजन एटम के लिए बिल्कुल खत्म हो जाता है? तो याद रखिएगा फर्स्ट ऑर्डर पे पर्टर्बेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 2 more questions and then we are done। The first order change in energy value for normal Zeeman effect is। देखो ये बोलता है कि नॉर्मल Zeeman इफेक्ट की फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी में जो चेंज आता है उसका क्या वैल्यू होता है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पाउली के स्पिन मैट्रिसेस सिग्मा स्क्वायर की तरह तीनों साल पूछा है और इसका आंसर है ए, विच इज ई एच कट एच एम ई अपॉन 2 म्यू सी। अब देखो 18-19 में इसका क्वेश्चन जो है, एक बार मैं रिकमेंड करूंगी उस वीडियो को देख लो। एम एच कट, देखो एम और एच कट क्या होता है? एल होता है, तो ई एच एल जेड अपॉन 2 म्यू सी, इस टाइप से भी फॉर्मुलेशन इसका कन्वर्ट करके दे देगा। तो कंफ्यूज मत होना कि ये क्या दे दिया करके। लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ द अनपर्टर्ब्ड हाइड्रोजन एटम इज नॉन डीजनरेट। अच्छा, एक अनपर्टर्ब्ड हाइड्रोजन एटम का कौन सा एनर्जी लेवल जो है वो बिल्कुल नॉन डीजनरेट होता है? तो ये होता है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट सिंगल होता है, ठीक है, बिल्कुल नॉन डीजनरेट होता है, उसमें कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होती है। तो ये 20 का ऑप्शन नंबर सी विच इज ग्राउंड स्टेट इज करेक्ट। होप सो वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। 18 और 19 के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से जाके अपने नॉलेज को इंक्रीज कर लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एनालिसिस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।